फ्रेंड्स, हमने लास्ट टर्न पर देखा था कि गैसेज सामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार से आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। उसमें हमने देखा था कि अधिकांश गैसेज सामान्य ताप व दाब पर न तो बॉयल नियम का पालन करती हैं, न ही चार्ल्स नियम का पालन करती हैं और न ही एवोगाड्रो नियम का पालन करती हैं। अर्थात कोई भी गैस सामान्य ताप व दाब पर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT का पालन नहीं करती है। क्या कारण है कि गैसेस सामान्यतः आदर्श व्यवहार का पालन नहीं करती हैं? इसको समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा हमारी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। हमने वहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स देखे थे और ये मानकर चलते थे हम कि इन सारे पोस्टुलेट्स का पालन सारी गैसेस करती हैं। यदि आपको याद हो तो उनमें एक पोस्टुलेट हमने ये पढ़ा था कि किसी भी गैस के समस्त अणुओं का आयतन सामान्य ताप एवं दाब पर गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अर्थात यदि गैस के कुल अणुओं का आयतन हम सम कर दें, जोड़ दें और गैस के पात्र का आयतन देखें तो सामान्य ताप व दाब पर अणुओं का आयतन समस्त गैस के आयतन या पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होगा, जिसको आसानी से छोड़ा जा सकता है। अब हम देखें क्या ये पोस्टुलेट वास्तव में सही है? यस, ये पोस्टुलेट सही है, लेकिन कब? केवल सामान्य ताप एवं दाब पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लें, 1 वायुमंडलीय दाब लें, उस समय गैस के पात्र की तुलना में गैस के अणुओं का कुल आयतन केवल 0.014% होता है। कितना होता है? 0.014%। 100 की तुलना में यदि गैस का पात्र का आयतन 100 लीटर है तो कुल अणुओं का आयतन मात्र 0.014 लीटर होगा। इसे हम 100 लीटर की तुलना में छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैंने गैस का दाब बढ़ाता गया और बढ़ाते बढ़ाते हमने दाब को 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया, अर्थात गैस का दाब हमने 100 गुना बढ़ा दिया, तो ये आयतन अब कितना परसेंट हो जाएगा? 0.014 को आप 100 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.4%। यानी अब गैस के कुल अणुओं का आयतन 100 लीटर की तुलना में 1.4 लीटर है। चलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। 1.4 100 की तुलना में बहुत कम है, लेकिन अब हम प्रेशर और बढ़ाते हैं। अब यदि इस प्रेशर को बढ़ाकर मैंने 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया, यानी 10 गुना बढ़ा दिया 100 की तुलना में, तो अब आयतन कितना हो जाएगा? जो 1.4% था वो 14% हो जाएगा। यानी अब गैस के कुल अणुओं का आयतन 100 लीटर की तुलना में 14 लीटर है, 14 लीटर है। और निश्चित रूप से हम 100 के कंपैरिजन में 14 को नहीं छोड़ सकते। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पोस्टुलेट है वो केवल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सामान्य दाब पर ही लागू होता है। अधिक दाब बढ़ाने पर इस पोस्टुलेट को छोड़ना होगा या ये पोस्टुलेट सही नहीं है। दूसरा पोस्टुलेट हमने देखा था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। यदि आपको याद हो तो एक पोस्टुलेट ये भी था कि सामान्यतः गैस के अणुओं के मध्य में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसकी वजह से गैस के अणु बिना किसी बंधन के पात्र में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यानी इनकी गति में कोई भी बाधा नहीं है, वे कहीं भी, किधर भी, कैसे भी जा सकते हैं। अगेन यह बात सामान्य दाब पर लागू होती है। वहाँ पर यह माना जा सकता है कि गैस के अणुओं के मध्य में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं था। लेकिन जैसे ही हम गैस का दाब बढ़ाते हैं, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे कि किससे सिद्ध होता है? यस, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं
दो फिनोमेना से, दो घटनाओं से। कौन कौन सी? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण। आप जानते हैं किसी भी गैस को द्रव करने के लिए उसका टेम्परेचर कम करना होता है और प्रेशर बढ़ाना होता है। जब द्रवीकृत करते हैं गैस को तो गैस के अणु पास पास आते हैं और गैस तभी लिक्विफाइड होगी जब गैस के अणु आपस में आकर्षण के द्वारा इतने पास में आ जाएं कि वे द्रव का रूप धारण कर लें। इससे ये सिद्ध हुआ ज़्यादातर गैसेस को चूंकि हम द्रवीकृत कर सकते हैं, यहाँ तक कि हीलियम को भी हम द्रवीकृत कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके द्रवीकरण के लिए इन गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल उत्तरदायी है। यदि इनके मध्य आकर्षण बल नहीं होता तो इनके अणु कभी भी पास में नहीं आते, और जब पास में नहीं आते तो वो द्रवीकृत भी नहीं हो सकते थे। दूसरी एक और घटना जो सिद्ध करती है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वह है जूल थॉम्सन प्रभाव। पहले हम समझते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है। जूल थॉम्सन प्रभाव होता है जब किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक छोटे से छिद्र द्वारा विसरित किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है, गुजारा जाता है, तो गैस ठंडी हो जाती है। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? When a gas is allowed to pass through an orifice from high pressure to low pressure, the temperature of the gas decreases और gas cools down। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे सिद्ध होता है? इसको सिद्ध करने के लिए हमको अगेन मानना पड़ेगा कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है। जब गैस को हाई प्रेशर पर हम रखते हैं तो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, और जब हम इसको एक छिद्र में से लो प्रेशर की तरफ गुजारते हैं तो गैस के अणु दूर दूर जाते हैं। जब ये गैस के अणु दूर दूर जाएंगे तो इनको आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, और जब ये कार्य करेंगे तो ये किस की कॉस्ट पर करते हैं? अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी या खुद की स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा या उष्माधारिता या सीपी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, के कॉस्ट पर करते हैं। यानी गैस के अणुओं को दूर होने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और जब ये कार्य करेंगे तो इनके टेम्परेचर में कमी आएगी। द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल गो डाउन। टेम्परेचर लो होने का एकमात्र कारण यही है कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण था, जिसे तोड़ने के लिए गैस के अणुओं को कुछ कार्य करना पड़ा, और इसलिए उस कार्य को इन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर किया, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इनकी इंटरनल एनर्जी कम होती है यानी टेम्परेचर कम होता है और गैस कूल डाउन होती है। तो ये दो बहुत बड़े पोस्टुलेट थे जिनको हम हाई प्रेशर पर एज इट इज़ नहीं मान सकते, हमको इन्हें छोड़ना होगा। और ये दोनों कारण हैं जो कि सिद्ध करते हैं या जिनसे ये ज्ञात होता है कि कोई भी सामान्य गैस आदर्श व्यवहार का पालन सामान्य टेम्परेचर प्रेशर पर तो करती है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर क्यों नहीं करती है। इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगले टर्न पर हम वास्तविक गैसों के लिए एक गैस इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसे हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं।